एक आम टेस्ट क्रिकेट की सुबह के बारे में सोचिए। पिच पर थोड़ी नमी है, हवा में स्विंग है और स्लिप कॉर्डन एकदम तैयार खड़ा है। हाँ, और ऐसे माहौल में जब नया बल्लेबाज आता है तो क्रिकेट का सैकड़ों साल पुराना रूल क्या कहता है? यही कि आराम से खेलो, है ना? बिल्कुल, यही सिखाया जाता है कि नई बॉल की चमक और स्विंग थोड़ी कम होने दो और ऑफ स्टंप के बाहर जाती दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली गेंदों को आराम से छोड़ दो, यानी लीव कर दो। सही बात है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेसिक असूल यही है। लेकिन फिर एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो क्रीज पर कदम रखते ही स्लिप फील्डरों की तरफ नहीं देखता। हाँ, उसकी नजर सीधे बाउंड्री लाइन पर होती है। एकदम सही। लाल रंग की उस खतरनाक नई बॉल को भी वो उसी नजर से देखता है जैसे गली क्रिकेट में कोई बच्चा टेनिस बॉल को घूरता है। मेरा मतलब है बिल्कुल बेखौफ। और सबसे मजे की बात तो ये है कि क्रिकेट के लंबे इतिहास में ऐसा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही कम देखने को मिला है। वाकई, हम आमतौर पर क्या मानते हैं, यही ना, कि अगर आपको किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है तो आपको चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स या डिटेल में समझना पड़ेगा। बिल्कुल, पर इस खिलाड़ी की कहानी एकदम अलग है। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपनी सोच को एकदम सिंपल और साफ रखें तो नतीजे कितने हैरान अंगेज और सामने वाले के लिए खौफनाक हो सकते हैं। तो इसलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत के सबसे आक्रामक और अनोखे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास उनके बहुत से पुराने इंटरव्यूज हैं, मैच की रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं। साथ ही रिटायरमेंट के बाद की उनकी जिंदगी से जुड़े कई सोर्सेज भी हमने खंगाले हैं। देखिए, हमारा यहाँ बैठकर सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी इंटरनेट पे देख सकता है। हमारा असली मकसद उस मानसिकता, उस माइंडसेट को समझना है जिसने क्रिकेट के पूरे व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। और ये भी जानना है कि कैसे मैदान का वो सबसे बेफिक्र दिखने वाला खिलाड़ी अपनी आम जिंदगी में एक बेहद सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान है, एक सफल सोशल मीडिया स्टार और शिक्षाविद भी। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब मैंने उनके पुराने इंटरव्यूज पढ़ना शुरू किए तो एक बात ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। अच्छा, कौन सी बात थी वो? सब उन्हें रेकलेस या अंधाधुन बल्लेबाज कहते थे ना, जैसे उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता था। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं कभी भी जोन में नहीं रहा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में तो जोन में होने को सबसे बड़ी चीख पर माना जाता है। वही तो मैं सोच रही थी, एक ऐसी स्टेज जहां खिलाड़ी दुनिया से कट जाता है, सिर्फ बॉल दिखती है, एक तरह का मेडिटेशन। और सहवाग कह रहे हैं कि वो कभी उस जोन में गए ही नहीं। बिल्कुल नहीं गए। और यही वो पॉइंट है जहां हमें उनका सच में दिमाग समझना होगा। जिस फ्लो स्टेट के पीछे दुनिया भागती है, सहवाग ने उसको बिल्कुल नकार दिया। तो फिर उनके दिमाग में चलता क्या था जब सामने ब्रेट ली या शोएब अख्तर 150 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हों और प्रेशर इतना ज्यादा हो? आप यकीन नहीं करेंगे, वो उस वक्त गाना गा रहे होते थे। क्या ब्रेट ली के सामने गाना? आप मजाक कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सहवाग पिच पर आते ही नेगेटिव ख्यालों को दूर करने के लिए किशोर कुमार का गाना चला जाता हूँ किसी की धुन में या फिर कोई भजन गुनगुनाने लगते थे। वाह, मतलब जहां लोग ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं वहां वो किशोर कुमार गुनगुना रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या था आखिर? देखिए, इसकी साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। जब कोई बल्लेबाज क्रीज पर होता है तो उसके कॉन्शियस माइंड में 1000 सवाल आते हैं। जैसे कि क्या मैं पहली बॉल पर आउट हो जाऊंगा? हाँ, या फिर क्या इस बॉल को रोकना चाहिए, बाउंड्री मारनी चाहिए। सहवाग के हिसाब से ये सारे ख्याल सिर्फ शोर थे, बेकार का नॉइज। अच्छा, तो मतलब जिसे हम फोकस समझते हैं, सहवाग उसे ओवर थिंकिंग मानते थे। एकदम सही पकड़ा आपने। गाना गाने से उनका जो कॉन्शियस माइंड था वो गाने के बोल में बिजी हो जाता था। तो ओवर थिंकिंग के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। और जब कॉन्शियस माइंड बिजी होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना काम नेचुरल तरीके से करता है। उनका शरीर अपने आप बॉल की लाइन में आ जाता था, सालों की प्रैक्टिस की वजह से। पता है, अगर हम इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो ये कितना बड़ा लेसन है। हम सब प्रेजेंटेशन देने या कोई बड़ा काम करने से पहले इतना सोच लेते हैं कि घबरा जाते हैं। हाँ, हम चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और सहवाग असल में अपने दिमाग को हैक कर रहे थे। पर अब एक और किस्सा है जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, उनका नाइट वॉचमैन लेने से साफ इनकार करना। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा मिथ है उनके बारे में। श्रोताओं को बता दूं कि जब दिन का खेल खत्म होने वाला होता है तो अक्सर एक बॉलर को आगे भेज दिया जाता है ताकि मैन बल्लेबाज अगले दिन फ्रेश आएं। पर सहवाग हमेशा मना कर देते थे। बिल्कुल, और लोगों को ये उनका अहंकार लगता था। है ना, मैं भी यही सोच रही थी।
ये तो वैसा ही हो गया जैसे बॉर्डर पर खड़ा कोई सैनिक कहे कि मुझे ढाल नहीं चाहिए, मैं बिना ढाल के लड़ूंगा। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? ऊपर से देखने में लग सकता है, पर यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आत्मविश्वास था और इसके पीछे सॉलिड लॉजिक था। कैसा लॉजिक? दिन के आखिर में तो थकान भी होती है और रोशनी भी कम होती है। सहवाग का मानना था कि अगर मैं आज आखिरी 20 बॉल नहीं खेल सकता तो कल सुबह आकर वापस 0 से कैसे खेलूंगा। बाप रे, ये तो एकदम सीधी और सटीक बात है। और उनका काउंटर लॉजिक ये था कि सामने वाला बॉलर और फील्डर्स भी तो थके हुए हैं ना। दिन के आखिर में बॉलर की स्पीड कम होती है, वो उन आखिरी 20 गेंदों को खतरा नहीं बल्कि 20 रन बनाने का मौका मानते थे। माइंड ब्लोइंग। जहां दुनिया बचने की सोच रही है वहां वो रन लूटने की सोच रहे हैं। पर क्या वो इस सोच को लेकर जिद्दी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को लगता था कि वो अंधाधुंध खेलते हैं और किसी की नहीं सुनते, पर वो बहुत अडेप्टेबल थे। जैसे कि? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, सुनील गावस्कर का किस्सा ही ले लीजिए। गावस्कर ने उन्हें उनका बैटिंग स्टांस बदलने को कहा था। स्टैंस मतलब उनके क्रीज पर खड़े होने का तरीका ना? हाँ, सहवाग पहले लेग स्टंप पर खड़े होते थे। गावस्कर ने देखा कि इनके पैर ज्यादा मूव नहीं करते तो ऑफ स्टंप की बॉल दूर रह जाती है। उन्होंने कहा कि तुम फ्लैट पिच पर ऑफ स्टंप पर खड़े हो जाओ और स्विंग वाली पिच पर मिडिल स्टंप पर। और उन्होंने ये मान लिया? तुरंत मान लिया। श्रीकांत ने भी उन्हें ऐसी एडवाइस दी थी। फ्लैट पिच पर ऑफ स्टंप पर खड़े होने से फायदा यह था कि बॉलर लेग स्टंप पर बॉल डालने से डरता था, क्योंकि लेग स्टंप पर डाली तो सीधा बाउंड्री। एकदम। और ऑफ स्टंप के बाहर डालिए तो सहवाग वहीं खड़े थे, आराम से कट या कवर ड्राइव मारने के लिए। यह साबित करता है कि वो बस अंधाधुंध बैट नहीं घुमाते थे। वाओ, वो तो पिच पर ज्योमेट्री और एंगल्स के साथ खेल रहे थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और जब ये सोच और एडेप्टेबिलिटी एक साथ मिलती है ना तो इतिहास बनता है। कैसे भूल सकते हैं 2004 का मुल्तान टेस्ट। हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ उनका 309 रन का स्कोर, पहला भारतीय टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी, और सचिन के साथ वो 336 रन की पार्टनरशिप। लेकिन उस पारी का एक हिस्सा मुझे अभी भी परेशान करता है। जब वो 294 पर थे, सामने सकलेन मुश्ताक बॉलर थे। हाँ, मैं समझ गया आप कहाँ जा रही हैं। सोचिए, पहली बार कोई भारतीय 300 के करीब है, सारी दुनिया नर्वस है और सहवाग आगे बढ़ते हैं और सीधा छक्का मार देते हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है, ये तो वैसा हो गया जैसे किसी ने कैसीनो में अपनी सारी कमाई बस एक ही दांव पर लगा दियो। क्या इस लेवल का रिस्क लेना सच में समझदारी थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सहवाग के लिए वहां कोई रिस्क था ही नहीं। रिस्क नहीं था? 300 रन से पहले आउट हो जाते तो? उनके हिसाब से नहीं, उनकी आदत थी मेरिट ऑफ द बॉल पर खेलना। उनके लिए स्कोर 0 हो या 294, अगर बॉल छक्का मारने वाली जगह पर गिरी है तो उस पर छक्का ही पड़ेगा। मतलब दिमाग ने उस प्रेशर को रजिस्टर ही नहीं किया? एकदम नहीं। सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि सहवाग डिफेंड करे तो आपको उसे बोलना पड़ेगा कि छक्का मारो। हाँ, सच में उनका दिमाग अलग ही लेवल पर चलता था। और ऐसी पारी उन्होंने दोबारा भी तो खेली चेन्नई में। हाँ, 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाए थे। और वो भी आम टेस्ट पारी नहीं थी। उन्होंने 300 का आंकड़ा सिर्फ 278 बॉल्स में छू लिया था। स्ट्राइक रेट लगभग 105 का। साथ में राहुल द्रविड़ के साथ 268 रन की बड़ी पार्टनरशिप भी थी। पर उस पारी के बाद उन्होंने जो किया वो उनके व्यक्तित्व का एक नया पन्ना खोलता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले अपने कैप्टन अनिल कुंबले को धन्यवाद दिया। अच्छा, कुंबले को क्यों? क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पर सब सहवाग की फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे। तब कुंबले ने उन्हें पूरा बैक किया, उनकी जगह पक्की की। सहवाग उस एहसान को नहीं भूले थे। ये दिखाता है कि वो इंसान जो बाहर से इतना बेफिक्र लगता है, अंदर से कितना सुलझा हुआ और अपनों के प्रति वफादार है। और उनका ये आक्रामक अंदाज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक थोड़ी रहा। 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई मैच याद है? ओह हाँ। कैप्टन होते हुए उन्होंने 219 रन जड़ दिए थे। उस वक्त ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर। कैप्टनसी का दबाव भी उनके बेखौफ अंदाज को नहीं बदल पाया। लेकिन जब क्रिकेट का ये सफर रुका तो लोगों को लगा अब सहवाग क्या करेंगे। यही तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को T20 के अंदाज में खेला, पर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी पूरी इमेज ही बदल ली। बिल्कुल। आईपीएल में उनका धमाका देखिए 2014 में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए। वो मैच जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 122 रन मारे थे सिर्फ 58 बॉल्स में। हाँ, बुरी तरह पीटा था बॉलर्स को उस वॉचो सेमीफाइनल में। और बाद में वो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे युवा खिलाड़ियों के मेंटोर भी बने।
पर क्रिकेट से अलग उनका नया करियर तो ट्विटर पर शुरू हुआ ना, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। अरे वहां तो उन्होंने एक अलग ही दुनिया बसा ली। मैं पढ़ रही थी कि सिर्फ 6 महीने में उन्होंने अपने उन मजाकिया ट्वीट से लगभग 30 लाख रुपए कमाए थे। और ब्रांड्स को प्रमोट करने का उनका तरीका कितना अनोखा था। मुझे वो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के वक्त वाला ट्वीट याद आ रहा है। हाँ, रविंद्र जडेजा वाला ना। बिल्कुल। जडेजा ने मैन ऑफ द मैच जीता और पेटीएम का स्पॉन्सर अवार्ड लिया, तो सहवाग ने ट्वीट किया कि जादू भाई, हमारे पास 2000 के छुट्टे नहीं है, थोड़ा हमारे पेटीएम में ट्रांसफर कर दो। अब इसमें मजाक भी है और स्पॉन्सर पेटीएम का जिक्र भी। तो मैं यही सोच रही थी, क्या रिटायरमेंट के बाद सहवाग सिर्फ एक एंटरटेनर बनकर रह गए हैं, या इन 140 कैरेक्टर के मजाकिया ट्वीट्स के पीछे कोई सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है? देखिए, सहवाग अपनी इस देसी और सीधी बात करने वाली इमेज को लेकर बेहद स्मार्ट हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। मतलब उन्होंने इंटरनेट की नब्ज पकड़ ली। एकदम। उन्होंने क्रिकेट पिच की अपनी बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी को इंटरनेट की वायरल एबिलिटी में बदल दिया। उन्हें पता है आज के टाइम पर लोग ऑथेंटिक और मजाकिया चीजें पसंद करते हैं, बोरिंग कॉर्पोरेट ऐड नहीं। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। पर आखिर इस पैसे का वो करते क्या है? एंडोर्समेंट से और सोशल मीडिया से आने वाली इस कमाई का असली मकसद क्या है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और यही हमें उनकी जिंदगी का सबसे संजीदा यानी सीरियस पहलू देखने को मिलता है। हाँ, मैं उनके स्कूल के बारे में कुछ पढ़ रही थी। हरियाणा के झज्जर में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। पर इसे खोलने का उनका मकसद क्या था? क्या ये कोई आम बिजनेस वेंचर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल उनके पिता कृष्ण जी का सपना था, जो एक अनाज के व्यापारी थे। उनका सपना था कि उनके आने वाली पीढ़ियों को और गांव के बच्चों को पढ़ाई और खेल के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि भविष्य में कोई और सहवाग सुविधाओं के अभाव में खो न जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस स्कूल में हर साल करोड़ों का नुकसान उठाते हैं। क्या? फिर भी इसे चलाते हैं? हाँ, क्योंकि ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये समाज को वापस देने का, गिव बैक करने का एक तरीका है। वो अपनी दूसरी कमाई यहाँ लगाते हैं। ये सुनकर तो लग रहा है जैसे वो आधुनिक दौर के कोई रॉबिन हुड हो। किस हिसाब से? और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे सकें। उनका ये परोपकारी रूप उस बेफिक्र खिलाड़ी के इमेज से कितना अलग है। वही तो बात है। श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि सहवाग अंदर से हमेशा अपने परिवार और अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। उनका परिवार उनकी ताकत रहा है। उनकी माँ कृष्णा जी की भी एक बड़ी भूमिका रही है ना इस सिलसिले में। बहुत बड़ी। बचपन में जब सहवाग को चोट लगी थी और उनका दांत टूट गया था, तो उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। ओह, फिर उन्होंने वापस खेलना कैसे शुरू किया? उनकी माँ की वजह से। उन्होंने पिता के इनकार के बावजूद चुपकर अपने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या बात है। और आज देखिए, वही सहवाग अपनी पत्नी आरती अहलावत के साथ मिलकर दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और सिर्फ दूसरे बच्चे नहीं, उनके अपने दोनों बेटे भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बड़ा बेटा आर्यवीर तो दिल्ली अंडर 19 में खेल रहा है, और सुना है वो भी अपने पिता की तरह ही आक्रामक बल्लेबाजी करता है। और छोटा बेटा वेदांत एक स्पिनर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। 7 महीने की उम्र में सहवाग को जो खिलौने वाला बैट मिला था, वहां से शुरू हुआ ये सफर आज इतना बड़ा हो गया है। सच में इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। तो इस गहरी चर्चा को अब समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग का सफर सिर्फ आंकड़ों या स्टैट्स का मोहताज नहीं है। एकदम नहीं। वो एक ऐसी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है जो बताती है कि अगर आपको खुद पर पूरा भरोसा हो और अगर आप चीजों को सिंपल रखें, हाँ बिल्कुल, तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल या बड़ा दबाव बहुत आसान लगने लगता है। क्या सवाल है? आज के इस आधुनिक क्रिकेट के दौर में, जहां हर क्रिकेट एकेडमी में डेटा पर जोर दिया जाता है, टेक्निक और बायोमैकेनिक्स को माइक्रो मैनेज किया जाता है, हाँ, हर छोटी चीज कंप्यूटर पे नापी जाती है, तो ऐसे में क्या हमारा क्रिकेट सिस्टम आज किसी नए बच्चे को एक नेचुरल, अनऑर्थोडॉक्स और बेखौफ सहवाग बनने की इजाजत देगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? या फिर हमने अपने इस टाइट कोचिंग सिस्टम से इस तरह के प्योर जीनियस और मैडनेस के पैदा होने के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं? आप लोग इस बारे में फुर्सत में जरूर सोचें। हम मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में।